किसी तकनीक के कारण अचानक वीडियो रुक गया। आगे हम उसी के आगे क्रम में चलते हैं कि जहाँ मैं बता रही थी कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, इसके जनक पंपोलॉजी। और पंपोलॉजी के अनुसार यानी मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को इन्होंने भी बताया कि साइकोलॉजी साइकी और लॉगस शब्द से मिलकर बना है। यानी साइकी का अर्थ मन और लॉगस का अर्थ अध्ययन, अर्थात इन्होंने कहा साइकोलॉजी का अर्थ होता है मन का अध्ययन, मन का अध्ययन। जिस तरह गैरट महोदय ने कहा कि साइकोलॉजी क्या है, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, उसी तरह पंपोलॉजी महोदय जी कहते हैं कि साइकोलॉजी का अर्थ होता है मन का अध्ययन करने या मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला। तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि कभी भी आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि पंपोलॉजी के अनुसार साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, तो मन का अध्ययन करने वाला। या पूछ लिया जाए गैरट के अनुसार साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, तो आत्मा का अध्ययन करने वाला। अगर इन दोनों के अनुसार भी ना पूछकर सीधा आपसे अगर प्रश्न कर लिया जाए कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, तो आपको इस तरह ऑप्शन देगा कि आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन, दोनों, और लास्ट में इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दिस जो भी है, फर्स्ट सेकंड और दोनों थर्ड में। तो आपको दोनों टिक करना है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी का अर्थ आत्मा का भी अध्ययन गैरट महोदय के अनुसार बताया गया है और पंपोलॉजी के अनुसार मन का अध्ययन। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ने अपने विचार या अपने आधार पर इस साइकोलॉजी शब्द का विस्तारित रूप बताया, अर्थ अलग अलग बताया। लेकिन जब अब आगे बढ़ते हैं, पंपोलॉजी कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है, मन और मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला है, इस जो परिभाषा को भी आगे 17वीं शताब्दी में, कब 17वीं शताब्दी आते आते इसे अस्वीकार कर दिया गया, यानी इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? कहीं ना कहीं कारण, इसका भी कारण था कि इसे अस्वीकार करने का क्या कारण था। जिस प्रकार आत्मा अमूर्त थी, उसमें वह विज्ञान ना होकर अमूर्त है, वह मूर्त नहीं थी, इस कारण उसे अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार पंपोलॉजी के द्वारा जो विज्ञान को कहा गया, मन और मस्तिष्क का विज्ञान, इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। कारण क्या था कि मन भी हमारा क्या होता है, अमूर्त होता है, मन मूर्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन हमें दिखाई नहीं देता। मूर्त और अमूर्त का अर्थ आप अच्छे से जानते होंगे कि मूर्त जो हमारे समक्ष यानी प्रत्यक्ष है, जो हमें दिख रहा है, वो हमारे लिए मूर्त है। अमूर्त जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, यानी आत्मा ना हम देख सकते हैं, उसी प्रकार मन को भी हम नहीं दे सकते। इस प्रकार यही कारण था 17वीं शताब्दी में पंपोलॉजी की परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। आगे और भी इसका विकास क्रम बढ़ा और नए विचारक आए और उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है यह चेतना का विज्ञान है। यानी पहले हमने क्या जाना, आत्मा का विज्ञान, दूसरा उसे अस्वीकार करने के बाद मन और मस्तिष्क का विज्ञान आ गया, और फिर उसे अस्वीकार करने के बाद एक नए विचारक आए और उन्होंने कहा मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और जो इसके जनक थे, यानी जिन्होंने इसे कहा कि चेतना का विज्ञान है, वो थे विलियम वुंट। और विलियम वुंट कहाँ के थे? जर्मनी के थे। विलियम वुंट महोदय इसके जनक थे चेतना के विज्ञान के, और ये जर्मनी के थे। और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। विलियम वुड के एक मित्र थे विलियम जेम्स। इन्होंने इनके इस विचार का समर्थन किया। और भी थे इनके विचारक, जेम्स सेली, एक और समर्थक थे इनके वाइव या वाइस। दो तरह, कहीं पर वाइस मिलता है और कहीं पर वाइव मिलता है।
तो इसको आप टेंशन मत लीजिएगा कि वाइफ टिक करें या वाइस, दोनों एक ही हैं व्यक्ति। यानी चेतना के विज्ञान का समर्थन किन्होंने किया? विलियम वुड जनक थे, और इनका जो समर्थन किया विलियम जेम्स सेली और वाइस वाइफ। जो विलियम जेम्स थे ये अमेरिका के थे और ये विलियम वुड के मित्र थे। कहीं ना कहीं ये भी मनोविज्ञान पर रिसर्च कर रहे थे, उस पर शोध कर रहे थे। इस तरह इन सब ने मनोविज्ञान को क्या कहा? चेतना का विज्ञान। अब आप पूछ का सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर चेतना का अर्थ क्या होता है। तो जो चेतना का अर्थ होता है, क्योंकि जब तक हमें किसी शब्द का चेतना से तात्पर्य आप लोग मन लगा लेते हैं कि मन ही हमारी चेतना है, या जो चित्त है, मन है, ये सब एक है, ऐसा नहीं। चित्त, मन, ये सब अलग अलग होता है। तो जो चेतना का अर्थ होता है, चेतना जो मस्तिष्क का आंतरिक रूप होता है, वही हमारा चेतना कहलाता है। यानी मस्तिष्क का आंतरिक रूप चेतना कहलाता है। ठीक, यहाँ आपको चेतना का अर्थ भी पता होना चाहिए। यानी विलियम वुड क्या कह रहे हैं कि जो मस्तिष्क के आंतरिक रूप है वही हमारा चेतना है। किस प्रकार हम जानेंगे? अब आपको एक उदाहरण से हम समझाए दे रहे हैं कि आखिर हम कैसे कहें कि चेतना ही हमारा आंतरिक रूप है, या हम चेतना का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये मस्तिष्क है आपका। ठीक, मस्तिष्क में सबसे हमारे पास मानो कि 5 इंद्रियां होती। उन 5 इंद्रियों द्वारा जो भी हम मस्तिष्क के द्वारा, यानी इस मस्तिष्क के द्वारा जो भी हम विषय वस्तु देखते हैं, कोई भी विषय वस्तु देखते हैं, मान लीजिए किसी एनिमल को देखते हैं, या बर्ड्स को देखते हैं, या किसी भी टेबल है, मेज है, या किसी भी चीज़ को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, तो उसका सबसे देखने पर जो हमारे मन में विचार आता है, यानी हमने कोई वस्तु देखी और वह उसी के अनुरूप हमारे मन में जो विचार आता है, वही हमारे लिए क्या हो जाता है? हमारे विषय वस्तु देखने पर, यानी जो भी हम विषय वस्तु देखने पर जो विचार आता है हमारे मन में, वही हमारे लिए क्या हो जाता है? देखने पर, विचार आने पर हमें सबसे पहले किसकी अनुभूति? हमारे मन में भावना जागृत होती है। ठीक, भावना आती है कि आखिर ये इस प्रकार का है, ये ऐसा है, ये वैसा है। उसके बाद हमें उसकी अनुभूति होती है, ये किस तरह का है, अनुभूति हम प्राप्त करते हैं। फिर हम संवेदना हमारे अंदर जागृत होती है। संवेदना का अर्थ क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। जो सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क को ज्ञान पहुंचाता है वही क्या कहलाता है? संवेदना। जो पहले हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त होता है, यानी किसी वस्तु को देखा और देखकर उसके बारे में हमारे मस्तिष्क में जो सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है संवेदना। उसके बाद हमें अनुभूति होती है और फिर भावना होता है। यानी जो हम मस्तिष्क के द्वारा या मस्तिष्क के में विषय वस्तु को देखने पर जो भी विचार प्रस्तुत करते हैं उसमें हमें संवेदना जागृत होती, अनुभूति होती और भावना होती। किस प्रकार? मान लीजिए आपके सामने कोई भी एनिमल है, या हाथी है, या लॉयन है, या जो भी है, अगर सामने खड़ा है और उसे देखने पर आपके मस्तिष्क में एक विचार है, अच्छा इसके 4 पैर हैं, 2 बड़े कान हैं, एक लंबी सूंड है, तो ये देखकर जो हमारे अंदर संवेदना हुई, अनुभूति हुई, भावना हुई, वही हमारा क्या है? चेतना। यानी किस तरह हमने उस चीज़ विषय वस्तु को जान लिया मस्तिष्क के द्वारा। तो ये विलियम वुड ने कहा कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान। क्यों? क्योंकि हम जब भी कोई वस्तु देखकर हमारे अंदर भावना, संवेदना, जो अनुभूति प्राप्त हो रही है, वही हम वो ज्ञान कहाँ लेके जा रही है? यानी सर्वप्रथम किसे पहुंचा रही है वो ज्ञान? मस्तिष्क में। हम अगर अभी आज हम आपको जो क्लास दे रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं मनोविज्ञान विषय, इसके बाद आपको पता चल गया कि ये समर्थन करता है, ये जनक हैं, तो ये जर्मनी के थे, ये अमेरिका के थे, यानी दोनों अलग अलग होकर भी एक ही विचारक थे। तो ये सब चीज़ें कैसे हमें प्राप्त हो रही? कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क हमें ये सब ज्ञान दे रहा है। तो यही है चेतना का विज्ञान। इसके बाद
हम कई इनके भी विचार को अस्वीकार किया गया। और कारण क्या था चेतना में, लेकिन अस्वीकार तो किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मत भी माना भी गया कि चेतना क्या है, चेतना एक प्रकार से मूर्त है। क्यों? क्योंकि वो हम देख सकते हैं, हमने अभी बताया कि जो भी हम विषय वस्तु देखने पर विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसे देख ही तो रहे। तो चेतना कैसी हुई? मूर्त हुई। चेतना हमारी मूर्त हुई। तो इस प्रकार मूर्त होती, और इस चेतना में प्रयोग के लिए विलियम वुंट द्वारा एक प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। ठीक, यहाँ तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे पढ़ा रहे हैं, आगे बताने जा रहे हैं, तो इसको रफ करना पड़ेगा। यानी चेतना उन्होंने कहा मूर्त है, और एक चेतना को अब जब कोई विषय मूर्त हो गया तो उस पर हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी उसे हम विज्ञान मान सकते हैं। तो इस प्रकार जब चेतना को यहाँ पर मूर्त कहा गया, क्योंकि हम देखकर विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, या देखकर किसी वस्तु को हमारे मस्तिष्क में विचार आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, संवेदनाएं आ रही, भावनाएं आ रही हैं, तो इस प्रकार चेतना में प्रयोग करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। प्रयोगशाला का निर्माण किया गया, जिसे मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कही गई। क्या कहा गया? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। और इस प्रयोगशाला को जहाँ खोला गया या जहाँ पर बनवाई गई वह शहर था जर्मनी। यानी इस प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया गया? जर्मनी में। जर्मनी में एक छोटा सा शहर है, नाम है लिपजिंग। लिपजिंग शहर, नगर भी कह सकते हैं आप, नगर या शहर, यहाँ पर इसका निर्माण हुआ। और इसी लिपजिंग शहर पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया, जिसे नाम दिया गया लिपजिंग विश्वविद्यालय। सॉरी, विश्वविद्यालय यहीं पर खोला गया। और इसी विश्वविद्यालय को आज वर्तमान में एक नए नाम से जानते हैं। वर्तमान में इसका नया नाम है, वर्तमान में हम इस विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं। ये सब आप मनोविज्ञान में इम्पॉर्टेंट हैं, ये मान के चलिए। अब बात आती है कि सबसे पहले विलियम वुंट द्वारा जब चेतना को मूर्त सिद्ध कर दिया गया, तो उसमें भाई जब मूर्त हो गए तो उसके लिए हमें प्रयोग भी करना पड़ा, और उस प्रयोग के लिए हमने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया, जिसे मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया, जिसका निर्माण कहाँ हुआ? जर्मनी में। जर्मनी में एक शहर है लिपजिंग शहर, जहाँ पर एक लिपजिंग विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। और लिपजिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में हम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं। जो ये लिपजिंग विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, ये 1879 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। तो आपको याद हो गया कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब निर्मित हुई? 1879 ईस्वी में। अब बात आती है कि भाई ये विश्वविद्यालय तो बन गया, प्रयोगशाला का निर्माण हो गया, लेकिन आखिर इसमें किस विषय का प्रयोग किया जाएगा? तो जो विषय था, प्रयोग का विषय था, वो था संवेदना या चेतना। चेतना को ही हम संवेदना भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। यानी आपको पता होना चाहिए कि जो हमें सर्वप्रथम ज्ञान पहुंचा दे हमारे मस्तिष्क को, वही हमारे लिए चेतना है, वही हमारे लिए क्या है? संवेदना। तो यहाँ पर जिस विषय का प्रयोग किया गया, तो वह विषय जो प्रयोग में किया गया विषय था चेतना या संवेदना।
प्रयोग का विषय, यानी जो इस विश्वविद्यालय में प्रयोग का विषय था वो क्या था? चेतना या संवेदना। लेकिन अगर हम किसी विषय पर प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक विधि बनानी पड़ती है, और उस विधि के आधार पर, यानी उस नियम के आधार पर हम किसी विषय पर प्रयोग कर सकते हैं। तो एक विधि थी इसके अंतर्गत, जिस विधि को जो इस विधि में जिस विधि के द्वारा इस पर हमने प्रयोग किया था वह था पद्धति विधि या अंतर्दृष्टि विधि। अंतर्दृष्टि विधि, यानी विलियम, और इसके जनक कौन थे? इसके जनक विलियम वुंट थे। विलियम वुंट इसके जनक थे इस विधि के। यानी सर्वप्रथम इस विषय का, यानी इस विश्वविद्यालय में किस विषय का प्रयोग किया गया? चेतना या संवेदना का प्रयोग किया गया। और इस विषय में प्रयोग के लिए हमने सर्वप्रथम किस विधि का प्रयोग किया? अंतर्दृष्टि विधि का प्रयोग किया, और जिसके जनक कौन थे? विलियम वुंट। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ से प्रश्न बन चुका है कि अंतर्दृष्टि विधि के जनक कौन थे? तो अंतर्दृष्टि विधि के जनक आपके विलियम वुंट थे। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे पढ़ाएं। चलिए, अब हम जैसे बात कर रहे थे कि अंतर्दृष्टि विधि के जनक विलियम वुंट हो गए। अगर हम कोई विषय का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस जो विधि उसके साथ इस प्रयोग कर रहे हैं उस विधि के जनक को भी जान लिया। अब आगे बात आती है कि आखिर इसे कब स्वतंत्र रूप से विषय को दर्जा मिला? तो 1880 ईस्वी में 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान को विलियम वुंट ने स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया। पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र रूप का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1880 ईस्वी में प्राप्त हुआ। किसके द्वारा? तो विलियम वुंट के द्वारा। यही कारण था कि जब इन्होंने मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया तो इन्हें ही आधुनिक मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कहा गया। मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कहा गया। ये प्रश्न पूछा गया है कि विलियम किसे मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कहा जाता है? तो विलियम वुंट का। कारण क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने चेतना के विज्ञान का अध्ययन किया और सर्वप्रथम एक प्रयोगशाला का निर्माण किया जिस पर इन्होंने विषय चेतना और संवेदना विषय रखा, और इसके आधार पर इन्होंने एक अंतर्दृष्टि विधि रखी। यानी कहीं ना कहीं जो आंतरिक रूपों का हमें अध्ययन करा दे वही हमारे लिए क्या है? चेतना है। और इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कहा गया। जबकि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु हैं और आधुनिक जनक विलियम वुंट हैं। एक चीज़ और आपको याद बता दें हम कि हमने कहा विलियम जेम्स अमेरिका के थे, तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका में मनोविज्ञान विषय को बढ़ावा दे रहे थे, तो इस कारणवश उन्हें अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा गया और विलियम वुंट को जर्मनी का मनोविज्ञान का जनक, यानी एक देश के आधार पर भी उन्हें अपने अपने देश में जनक की उपाधि मिली उस विषय के आधार पर। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान का आधुनिक जनक, तो विलियम वुंट, मनोविज्ञान के जनक
तो अरस्तु। लेकिन अगर आपसे किसी देश, पर्टिकुलर देश के आधार पर अगर आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो आपको विलियम जेम्स टिक करना है। और अगर जर्मनी का स्पेशली पूछा जाता है तो आप विलियम वुंट बताएं। क्यों? क्योंकि ये जर्मनी के थे और विलियम जेम्स अमेरिका के थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब 19वीं शताब्दी आते आते, यानी कहीं ना कहीं हम 17 के बाद 18वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे थे, और 18वीं शताब्दी अब आधुनिक युग की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मनोविज्ञान में प्रयोगशाला का भी निर्माण कर लिया, हम चेतना को मूर्त भी कहने लगे, तो अब हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। इस कारण धीरे धीरे अब जब इसे कहीं ना कहीं जब हम आगे की ओर बढ़े तो मानव या विचारकों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं हो सकता। कारण क्या है कि मस्तिष्क में हम दो तरीके से अध्ययन करते हैं, यानी मस्तिष्क का देख लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। मस्तिष्क में हम दो प्रकार से अध्ययन करते हैं, एक तो हमारा आंतरिक होता है और दूसरा बाह्य होता है। आंतरिक रूप से और दूसरा बाह्य रूप से। यानी आंतरिक रूप से जो हम अध्ययन करते हैं उसे हमने चेतना कह दिया, और जो हम बाह्य रूप से अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कह देंगे? व्यवहार कह देंगे। और इसी के आधार पर आगे जो विकास क्रम हुआ, अर्थात चेतना केवल आंतरिक रूप का अध्ययन किया जा रहा था, इसी कारणवश इसे अस्वीकार कर दिया गया। हमने आपको बताया कि चेतना में हम किसका अध्ययन कर रहे थे? आंतरिक का अध्ययन कर रहे थे, इसी कारण इसे क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। जबकि मस्तिष्क में हम दो तरीके का अध्ययन करते हैं, आंतरिक भी और बाह्य भी। थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर कि बाह्य में हम किसका अध्ययन करते हैं? लोगों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। और आंतरिक में हम अपनी कर्म इंद्रियों के आधार पर जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम आंतरिक कहते हैं। तो चेतना क्या है? एक प्रकार से आंतरिक रूप से अध्ययन करना। तो इस कारणवश इसे 18वीं शताब्दी तक आते आते विचारकों ने अस्वीकार कर दिया, और आगे जाकर इसी को मस्तिष्क के बाह्य रूप को समर्थन देते हुए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान का कहा गया। किसने कहा? क्यों कहा? आगे पढ़ते हैं। यानी धीरे से पहले हमने पढ़ा आत्मा का विज्ञान, दूसरा हमने पढ़ा मन और मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा हमने पढ़ा चेतना का विज्ञान। इस मानव विज्ञान के विकास क्रम में अब बात आती है चौथी, व्यवहार का विज्ञान। यानी कहीं ना कहीं हम जो मनोविज्ञान जो विषय का अध्ययन कर रहे हैं, या इसकी उत्पत्ति के बारे में, इसके विकास क्रम के बारे में, तो हम कहाँ तक पहुँचना है? हमको उसके व्यवहार के विज्ञान तक पहुँचना है। यानी आत्मा से शुरू करके हम व्यवहार के विज्ञान तक आए, और आज आधुनिक युग में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है। इसके जो जनक थे वो थे जॉन ब्रोडस वॉटसन। उनका पूरा नाम है जॉन ब्रोडस या जीबी वॉटसन आप कह सकते हैं शॉर्टकट में। ये जनक थे। यानी व्यवहार का विज्ञान कौन लेकर आया? जीबी वॉटसन। जीबी वॉटसन ने कहा कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इनके भी विचार को कई समर्थन दिए। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो ये समर्थनकर्ता में प्रश्न जरूर आते हैं। जैसे सबसे पहले इनका जो समर्थन किया पावलाव ने, इन्होंने भी कहा कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। इसके बाद C.L. हल, इन्होंने भी इसका समर्थन किया। फिर एक नए विचारक आए विलियम वुडवर्थ, इन्होंने भी इसका समर्थन किया और कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और फिर आए विलियम मैकडूगल, इन्होंने भी इसका समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं जीबी वॉटसन, पावलाव, हल, विलियम वुडवर्थ, मैकडूगल, इन सब ने
मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया? मनोविज्ञान को इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। एक और राइटर हैं जिन बहुत ही आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, उनका नाम है B.F. स्किनर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये सब समर्थन करता थे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि व्यवहार को विज्ञान के जनक कौन थे? G.B. वॉटसन जी थे। ये व्यवहार को विज्ञान लेकर आए। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा और उनमें जो समर्थन किया पावलव, हल, वुडवर्थ, मैकडूगल और स्किनर महोदय ने। आपसे कभी कभी देखिएगा कि पूछ लिया जाता है आखिर व्यवहार के विज्ञान को समर्थन किसने दिया? हो सकता है कि इनमें से कोई एक राइटर पूछ लिया जाए। तो आपको ये याद रखना है कि विलियम वुडवर्थ भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा और उन्होंने व्यवहार पर ही आधारित अपने शोध किए हैं। जैसे पावलव ने कुत्ते पे, स्किनर ने कबूतर में, मैकडूगल ने संवेगों को बताया, है ना। विलियम वुडवर्थ ने भी अपने कई सिद्धांतों के बारे में बताया। हल महोदय ने भी व्यवहार की पद्धति पे सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये जो जितने भी ये विचारक पाश्चात्य हैं, इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। अब व्यवहार का क्या अर्थ होता है ये आप समझ लीजिए। व्यवहार का अर्थ होता है मानसिक स्थिति का जो बाह्य स्वरूप होता है। हम लिखे दे रहे हैं मानसिक स्थिति, क्योंकि आपको शब्द का अर्थ भी पता होना चाहिए। जिस तरह हमने चेतना का अर्थ बताया कि आंतरिक रूपों का जो अध्ययन करते हैं वो चेतना कहलाती है। आत्मा में जहाँ 5 कर्म इंद्रियां हमें कहीं ना कहीं हम ज्ञान को लेकर हमें आध्यात्म के रूप में जो प्राप्त कराती हैं, वो आत्मा जो क्रियाविधि करती है वो आत्मा का ज्ञान। इसी प्रकार व्यवहार भी है कि जो मानसिक स्थिति का जो बाह्य स्वरूप होता है, बाह्य रूप क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। यानी हम क्या कह सकते हैं? व्यवहार का शब्द यानी जो मानसिक स्थिति कैसे? शारीरिक क्रियाएं भी होती हैं और मानसिक क्रियाएं भी होती हैं। शारीरिक क्रियाएं दौड़ना, चलना, ये सब क्या है? हमारी शारीरिक क्रियाएं। तो ये हम अगर आप रेस में हैं, दौड़ में भाग ले रहे हैं, तो आप दौड़ कर अपने को प्रदर्शित करना है कि भाई फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ कब मिलेगा आपको? जब आप किसी भी अपने प्रतियोगी को पछाड़ कर आगे निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो दौड़ना और चलना। मानसिक क्रियाएं चिंतन, मनन। तो ये जो चिंतन मनन, इसी तरह हमारे एक राइटर है सिगमंड फ्रायड महोदय ने, जिन्होंने 3 प्रकार के मन की बात कही है। कौन कौन सी मानसिक क्रियाओं में? अर्धचेतन, चेतन और अवचेतन। ये 3 तरह के उन्होंने मन की बात कही, है ना। एक बालक द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं, यानी जो भी बालक की जाने वाली प्रत्येक बाह्य क्रियाएं ही उसका क्या होता है? व्यवहार होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यवहार का क्या अर्थ होता है। जो भी मानसिक स्थिति हमारे बाह्य रूप में जो भी व्यवहार करती है वही हमारे लिए क्या हो जाता है? व्यवहार कहलाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे एक जो राइटर हैं विलियम मैकडूगल महोदय जी, इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। पूछा जाता है कि सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल जी ने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। इनकी एक पुस्तक थी विलियम मैकडूगल की, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये इनकी पुस्तक थी। इधर हम रफ करे दे रहे हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। इनकी ये पुस्तक थी
लाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में कहा गया मनोविज्ञान की एक अवधारणा। ये हिंदी में कहा गया कि मनोविज्ञान की एक अवधारणा। और ये किसकी पुस्तक है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, विलियम मैकडूगल की। ये कब लिखी गई? 1905 में। सन 1905 में इस पुस्तक को विलियम मैकडूगल द्वारा लिखा गया। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई कि आखिर अंत में क्या कहा गया कि कहीं ना कहीं हमने आत्मा का विज्ञान पढ़ा, मन और मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा, फिर चेतना का कहा, और किन्हीं न किन्हीं कारणोंवश उन सबको अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन जब व्यवहार के विज्ञान की बात आई, तो जब हम मानसिक स्थिति में बाह्य स्वरूप भी, आंतरिक भी, दोनों यानी मूर्त भी अमूर्त दोनों प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं, तो इस प्रकार जीबी वॉटसन की बात को सभी ने समर्थन दिया और अंततः मनोविज्ञान आज आधुनिक युग में व्यवहार के विज्ञान के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कि यहाँ पर कि आखिर इन सब, देखिए इम्पॉर्टेंट है, विलियम मैकडूगल की पुस्तक पूछी जाती है और ये आपको याद रखना। और इन्होंने इसी पुस्तक में सर्वप्रथम इस व्यवहार शब्द का प्रयोग किया, तो इसी कारण इन्हें विलियम मैकडूगल को ये श्रेय जाता है कि सबसे पहले किसने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया? तो विलियम मैकडूगल ने। अब बात करते हैं कि आखिर 1800 शताब्दी के बाद तो कोई नहीं सीधा सीधा व्यवहार का विज्ञान में आ गया। तो 1890 से 1905 के बीच में कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ मनोविज्ञान में। इस कारण 1890 से 1905 तक के समय को बंजर काल कहा जाता है मनोविज्ञान का। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस समय को मनोविज्ञान का बंजर काल कहा गया। तो 18 क्यों? क्योंकि आप अभी देखा आपने कि और जो ये नींव डाली गई थी व्यवहार के विज्ञान की, तो ये करीब 1912 और 13 में डाली गई। क्यों? क्योंकि 1905 में इन्होंने ये पुस्तक का निर्माण किया और इसकी नींव 12 और 13 में रख दी गई थी। बाद में धीरे धीरे इसमें आज आधुनिक युग में लोगों का मानना है कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब आपको यहाँ तक ये पूरा मनोविज्ञान का विकास क्रम था, आत्मा से लेकर व्यवहार के विज्ञान तक। तो आपको यहाँ अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा लक्ष्य क्लासेस को। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।